हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि मैम आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हमें प्रोवाइड की है। जो हमारी एजुकेशन प्लूरल वाली है उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हमें प्रोवाइड कर दीजिए। उससे पहले हम एक बार सिलेबस देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सेकेंड यूनिट है लैंग्वेज एंड द लर्नर एंड थर्ड यूनिट है जनरल कंसर्न इन एजुकेशन। ठीक है। इन तीनों यूनिट के मिला के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को विद आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आंसर्स को हम देखेंगे, साथ में समझेंगे ताकि पेपर करने में हमें काफ़ी ईजी पड़े। ओके, अब हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइवर्सिटी एड्स टू द रिचनेस ऑफ लर्निंग। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। विविधता सीखने की समृद्धि को जोड़ती है, इस कथन को बताना है। इंट्रोडक्शन देना है, देन जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बताना। अब ठीक है, इन्होंने बोला है डाइवर्सिटी एड्स टू अ रिचेस ऑफ लर्निंग, तो ये वाली चीज़ की अब डाइवर्सिटी को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, सोशल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज़ इन लैंग्वेजेस, इन सभी को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये आपके सब टाइटल्स हैं, इन सभी को आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है। इसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया एज अ लैंड ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की भूमिका के रूप में भारत। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं भारत के अंदर कितनी तरीके की चीज़ें हैं, कितनी तरीके के रिलीजन्स हैं, कितने कल्चर्स हैं, सब कुछ है। इसके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी बतानी है, यूनिटी ऑफ लैंग्वेजेस की अनलिमिटेड लैंग्वेजेस हैं, अनलिमिटेड तो नहीं, 2014 या 18 कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। कल्चर यूनिटी बतानी है कि कितने कल्चर हैं, और रिलीजियस यूनिटी की अनलिमिटेड रिलीजन इंडिया में पाए जाते हैं। बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में तो आप लोगों को पता भी नहीं है, वो रिलीजन्स हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन सब के अलावा भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं। वो सब मिलकर इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए हमें इंडिया एज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप वर्ल्ड के बेस पे आंसर लिखो या फिर इंडिया के बेस पे लिखो, दोनों में। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा, आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर इनइक्वालिटीज़ इन एजुकेशन लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन। जांच करें कि क्या शिक्षा में असमानताएं सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाती हैं। इंट्रोडक्शन दीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको डिफाइनिंग सोशल एक्सक्लूजन अमंग चिल्ड्रन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के बीच सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित करें। ठीक है, बच्चों के बीच सामाजिक बहिष्कार को बहुत ईजिली परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल इश्यूज बताने हैं, मतलब अंदर के और बाहर के जो मुद्दे हैं वो बताने हैं। सोशल एक्सक्लूजन्स बताने हैं, साइन ऑफ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन ऑफ एजुकेशन OECD कंट्रीज़ के बारे में बताना है। फिर सोशल एक्सक्लूजन एंड एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन इन OECD कंट्रीज़ बतानी है। फिर एजुकेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन इन एज अडल्ट भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलर बच्चों के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ उन्होंने पूछा है कि बस जांच करें कि शिक्षा के बारे में कि ऐसा है, तो वो वाली चीज़ कि बच्चों के साथ आपको अडल्ट का बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा। आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विद एग्जांपल्स हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा किस तरीके से योगदान देती है, उदाहरण के साथ बताना है। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता में कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देना, फिर टाइप्स ऑफ मोबिलिटी बताना कि क्या क्या गतिशीलताएं हैं, फिर आपको बतानी है कार्य क्षेत्र सामाजिक गतिशीलता। उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और कंक्लूजन लिख देना, बस ये इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा आंसर में और कुछ नहीं पूछा गया है, तो इसको हम और वास्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट लैंग्वेज राइट ऑफ इट्स पीपल, एक्सप्लेन। भाई देखो, परिचय बताओ,
और परिचय में ये चीज़ ज़रूर बताना कि इंडिया हमारा एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर अनलिमिटेड लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स पाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई भी पार्टी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड होती है, कोई भी लोग किसी भी रिलीजन से बिलोंग करके अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो। ठीक है। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, राइट्स का महत्व बताना है कि क्यों राइट्स दिए गए हैं। फिर बिल ऑफ राइट्स, राइट अधिकारों के बिल बताने हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार बताने हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और तक आपको डिस्क्राइब करने हैं, क्योंकि 22 जो है वो एक डिटेंशन के रूप में हो जाता है। तो अगर आप नहीं भी डिस्क्राइब करोगे तो डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। एक बार हम अपने आर्टिकल्स को क्लियर करते हैं। आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के रूप में। आर्टिकल 15 जेंडर इक्वालिटी, जेंडर और बर्थ प्लेस और कलर के बेस पे जो असमानताएं होती हैं वो नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 जो है हमें एक तरीके से उपाधियों के लिए रखा गया है, नौकरियों के लिए। और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है, अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में हमारी वो चीज़ें रखी गई हैं जो हमें उपाधियां, हमें प्राइजेस मिलते हैं कि बहुत तरीके के हैं या पुरस्कार मिलते हैं, तो वो कुछ ही हैं पर्टिकुलर। ठीक है। तो अभी बीच में अगर आप लोगों को याद हो, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, बीच में एक बहुत अच्छा एक इशू खड़ा हुआ था महात्मा गांधी को लेकर कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को कोई ऑफिशियली नहीं मिली थी और महात्मा की उपाधि उनको मिली ही नहीं थी। बिकॉज ऑफ आर्टिकल 18 हम किसी को भी भारत पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इन सब के अलावा कोई और उपाधि नहीं दे सकते हैं। महात्मा नाम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दिया था क्योंकि वो काम ऐसे करते थे, तो उनको वो पुरस्कार नहीं मिला था, बस उनको उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ पे मुद्दा जो खड़ा हुआ था इसका यही था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बस रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको वो नाम दिया था महात्मा, तो इसलिए उनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 19 की जितनी क्लॉसेस हैं, क्लॉसेस ABCDEFG तक आपको डिस्क्राइब करनी है। ABCDEFG के जो सेक्शंस 1, 2, 3, 25 इन सब को डिस्क्राइब मत करना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 में A जो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, B जो है आपकी फ्रीडम ऑफ वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। ठीक है। इसमें घूमने फिरने की अधिकार है, आपको किसी भी तरीके का काम करने का अधिकार है। और घूमने फिरने के अधिकार में ये चीज़ों को ज़रूर डालना कि इसरो और DRDO जैसी जगहों पर आप नहीं जा सकते हैं। इसरो लाइक इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। DRDO जो है, DNDO जो है, ये सब कुछ वैसी ही हैं, तो आप लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मौलिक अधिकारों में डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लिखना ज़रूरी है। फिर आ जाता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर एंड एजुकेशनल में फिर आपको बताने हैं, कल्चर को लेकर आप स्पेशली संस्कृति को लेकर आर्टिकल 28 और 29 को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आपको एजुकेशन राइट आर्टिकल 21 क्लॉज A को डिस्क्राइब करना है कि हमारा जो है शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है, हम अपनी मर्जी से पढ़ाई को रोक सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई को कोई बंद करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध लागू होंगे और उसको सज़ा भी होगी। ठीक है। तो कोई पढ़ाई बंद नहीं कर सकता आपकी। हाँ, पेरेंट्स अगर कर रहे हैं तो भाई वो सोच के कुछ कर रहे होंगे। अब ये मत करना कि भाई निक्की मैम ने तो राइट्स बता दी और अब जाके आवाज़ उठाओ, ऐसा मत, अपने पेरेंट्स के खिलाफ मत आवाज़ उठा देना। वो आप ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो बच्चों की पढ़ाई बंद करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जिसमें पढ़ाई बंद करनी पड़ जाती है, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो ये मत बोलना कि निक्की मैम हमें राइट्स पढ़ाती हैं, बताती हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं पॉलिटी की, ये हमें लड़ना सिखा रही हैं। ठीक है। ऐसा मत कर देना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको लिखनी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको लिखना है। उसमें आर्टिकल 32 को डिस्क्राइब करना है। आर्टिकल 32 में जो 5 रिट्स हैं
उनको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लेना अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। नेक्स्ट है जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट विद रेलेवेंट एग्जाम्पल। परिचय देना है, नारीवादी सिद्धांत को बताना कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या सोचता है, औरतों के लिए करते हैं। जैसे 1960 का पहली नारीवादी विचारधारा में जो है हमारी शिक्षा पर बात रखी गई, फिर 1990 में अधिकारों पर बात रखी गई, फिर 20वीं शताब्दी में अधिकार और राइट्स दोनों पर, एजुकेशन एंड राइट्स दोनों पर रखी गई। फिर आखिर में जो फोर्थ स्टेज आई वो निर्भया रेप केस के बाद आई, उसमें लड़कियों को डेवलप होने, उनको जूडो कराटे और ये सारी टाइप की चीज़ें सिखाने और ये सब करने पे नारीवादियों ने फोकस किया, नारीवादियों ने निर्भया के लिए लड़ाई करी, सब कुछ वगैरह वगैरह। उसके बाद अपवर्ड सोशल मोबिलिटी बतानी है, डाउनलोड सोशल मोबिलिटी हमारे नारीवाद के अंदर आएंगी। सोशल मोबिलिटी को फिर आपको अगेन डिस्क्राइब करना है, उससे प्रभावित होने वाले कारकों को, जैसे आर्थिक और सामाजिक, एजुकेशनल मतलब शिक्षित। ठीक है, और उसके बाद हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट को। फिर केस स्टडी बतानी है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी की, उसके बाद कंक्लूजन बता देना, आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज को आप इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। कंक्लूजन परिचय लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना। इन्होंने बहुलवाद और विविधता के बारे में पूछा है। ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया लिखनी है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपको बताई है, रिलीजियस, कल्चर, एजुकेशनल एंड ऑल, वो सब कुछ आपको लिखनी है। उसके बाद फैक्टर लीडिंग यूनिटी आपको यहाँ पर बतानी है, फैक्टर दैट थ्रेटन इंडियाज यूनिटी को बताना है, देन कंक्लूजन को बता देना। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। परिचय बताना, इंडियन लैंग्वेज सीन बताने ज़रूरी है कि इंडिया में अब जैसे बहुत सारे स्कूल्स में मैं आपको बोलूँ, सिख स्कूलों में पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी होती है, गुजराती स्कूलों में मराठी जैसी लैंग्वेज कंपलसरी है। उसके अलावा हिंदी, जो हिंदू मतलब वैसे स्कूल हैं, हिंदू नहीं मतलब एक पर्टिकुलर में किसी रिलीजन को नहीं बोल रही, लेकिन कुछ स्कूलों में संस्कृत कंपलसरी है, कुछ स्कूलों में उर्दू कंपलसरी है, कुछ स्कूलों में कुछ है। तो इंडियन लैंग्वेजेस सीन, भारतीय भाषा का दृश्य बताना बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों में ही लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है वो आपको बतानी है, मदर टंग ही हम सबसे पहले बोलते हैं। एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटी चिल्ड्रन, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए शिक्षा बतानी है, फिर ट्राइबल्स के लिए बतानी है। फिर हमारा प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स कि लिपियों की योजना में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, थोड़ा बहुत आप हड़प्पा काल से पहुंच जाना, थोड़ा पीछे जाकर, कि उस टाइम से लिपियाँ बनी, ये हुआ वो हुआ। पहले इशारों में बात की जाती थी, फिर पिक्चर्स बना के बात की जाती थी, फिर वर्ड्स आए, फिर अल्फ़ाबेट्स आए, मतलब अल्फ़ाबेट्स पहले आए, वर्ड्स बाद में आए। ठीक है, इस तरीके से फिर अलग अलग लैंग्वेजेस शो होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बतानी है अडल्ट एजुकेशन, उसके बाद लैंग्वेज एंड हायर एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर एंड साइंस, कल्चर है ये। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर एंड रिलीजन इंटरसेक्शनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम वेमेन। क्रिटिकल एनालाइज द इंटरसेक्शनैलिटी एंड स्टेटस ऑफ मुस्लिम वेमेन। मुस्लिम वेमेन्स की जो स्थिति है जेंडर और रिलीजन को लेकर, वो इंटरसेक्शनैलिटी में क्या है, और मुस्लिम महिलाओं को इंटरसेक्शनैलिटी और सिचुएशंस की बेस पर एनालाइज करके उनकी आलोचना भी करनी है, बताना है। ठीक है, परिचय बताना, इंटरसेक्शनैलिटी एट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताना है। उसके बाद जी एम्प्लॉयड मुस्लिम वेमेंस के बारे में बताना है, मुस्लिम वेमेंस जो एम्प्लॉयड हैं, काम करती हैं, कुछ हैं वो सब। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, फिर रिलीजन के बारे में, एथनिसिटीज़ के बारे में, फैमिली इशूज़ के बारे में, वेमेन एजेंसीज़ जो बनी हैं उनके बारे में। फिर आपका जो मेन टॉपिक है जेंडर के बेस पर, कि जेंडर के बेस पर तो भाई
हमेशा से मुद्दे खड़े होते ही हैं, चाहे वो मुस्लिम वुमेन हो या हिंदू वुमेन हो या क्रिश्चियन वुमेन हो, सब पर ही खड़े होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मुस्लिम वुमेन्स पूछा गया है तो उनका ही बताना, इंटरसेक्शनैलिटी को बताना है, देन कंक्लूजन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, रिमूव बैरियर टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सामाजिक असमानता की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, वंचित समूहों की शैक्षिक अवसरों में आने वाली बाधाओं को दूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि भारत एक क्षत्रियकृत समाज का चित्र है। फिर एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक चाइल्ड लेबर वाली चीज़ को भी डिस्क्राइब करना कि छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कंपेंसेंट्री डिस्क्रिमिनेशन, देन प्रतिपूरक भेदभाव की नीतियों को बताना है। फिर जो है आपको यहाँ पर वैचारिक स्वरूपों को बताना है और निष्कर्ष बता देना है। यहाँ पर आपका जो भी चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, वो टीचर को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडिया हैज़ सोशल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एज कोर वैल्यूज, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू दिस। भारत में सामाजिक विविधता और समावेशन मुख्य मूल्यों के रूप में है, इससे संबंधित संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। परिचय बताना है, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक आधार, बेसिकली आर्टिकल 25 को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके अंदर आपको सेक्युलरिज्म की, हमारा आर्टिकल 25 बोलता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम अपने धर्म के अनुसार कोई भी धर्म रिलीजन जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी रिलीजन अगर कोई नहीं मानना चाहता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो नहीं मान सकता है, एंड ऑल थिंग्स उसमें जो है। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटीज़ राइट्स जो हैं वो बताने हैं, उसके अंदर पर्सनल लॉ आएगा और जो है हमारा हु इज़ माइनॉरिटीज़ वो आएगा। फिर जो है हमारे रूपांतरण अधिकारों को डिस्क्राइब करना है, एलिजिबिलिटी वो बतानी है पॉजिटिव एफर्मेटिव केसेस की, देन उसके बाद एंटी कन्वर्जेशन लॉज एंड निष्कर्ष आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरजनरेशनल मोबिलिटी एंड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटीज़। ठीक है, तो ये दोनों बताने हैं। इंट्रोडक्शन बताना, हाउस होल्ड इनकम मोबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करना है, इसके अंदर इनकम इनक्वालिटी और इनकम मोबिलिटी दोनों को डिस्क्राइब करना। उसके बाद इंट्रा जनरेशनल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में मोबिलिटी को और एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी को दोनों को डिस्क्राइब करना। फिर इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी के अंदर आपको उसकी एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी बतानी है, करेलेशनल मोबिलिटी बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरजनरेशन मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स को भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, हाउ कैन जेंडर स्टेरियोटाइप्स बाय एड्रेस थ्रू करिकुलम। ठीक है, कि जेंडर की अवधारणा को समझना क्यों ज़रूरी है और लैंगिक रूढ़िवादिता को पाठ्यक्रम के माध्यम से कैसे संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बतानी है। तो सबसे पहली जेंडर, व्हाट इज़ जेंडर भाई, इंट्रोडक्शन में बताना कि हमारा देश मतलब देश में जो है वो बहुत तरीके के मतलब काम काज होने लगे हैं, उसमें विमेंस बहुत आगे बढ़ गई हैं, सब कुछ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद स्टडी बैकग्राउंड, विमेन स्कूलिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन द सिंपल कंट्रीज़ बट सैम्पल कंट्रीज़ को बताना है। उसके बाद जेंडर विजिबिलिटी को बताना, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल रोल्स ऑफ ऑक्यूपेशन, देन कंक्लूजन। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है हमारा जेंडर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आराम से डीपली डिस्क्राइब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ होम लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन देना, भारत में शिक्षक शिक्षा देना। ठीक है, उसके बाद जो है शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, कि ये बोला जाता है कि बच्चे की पहली जो स्कूल होता है उसका घर होता है, उसकी माँ की भाषा होती है, उसकी फैमिली की भाषा होती है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है वह वही अपनाता है। उसके बाद छात्र शिक्षकों की शिक्षा और उपलब्धि के माध्यम के रूप में मातृभाषा का
क्या रोल होता है, कि टीचर और एक बच्चे के बीच में मातृभाषा का क्या रोल है, वो चीज़ भी बतानी है। उसके अलावा छात्र शिक्षकों के करियर पर मातृभाषा पर मतलब कैसा प्रभाव पड़ता है, कि उनको पढ़ाने में, उन सब करने में, तो मातृभाषा का यूज़ करने में बच्चों को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। देन कॉन्क्लूजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, डिस्कस सम स्टेप्स टू रिड्यूस रिजर्व सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिचय बताना, मूल्यांकन और मूल्यांकन का जो काम है वो बताना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है हमारी सामाजिक बहिष्कार और ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। फिर सक्रिय और निष्क्रिय बहिष्कार मतलब पैसिव एंड एक्टिव दोनों। उसके बाद आपको बेरोज़गारी बहिष्कार जो लगातार बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे वो बताने हैं। उसके बाद यूरोपीय और सार्वभौमिक इम्पोर्टेंस क्या है वो, नीतिगत मुद्दे की पॉलिसी को क्या लेकर मुद्दे आ रहे हैं वो, और फिर निष्कर्ष बता देना। आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग सोशल मोबिलिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण सामाजिक गतिशील को बढ़ाने में क्या योगदान है। इंट्रोडक्शन देना, प्रौद्योगिकी की प्रकृति बताना। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजीज़ का नेचर को बताना। टेक्नोलॉजीज़ कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अपने आप को डेवलप और कर सकती हैं, कि जस्ट लाइक एग्जांपल जो चीज़ें चाइना जापान में काफ़ी टाइम पहले यूज़ हो चुकी हैं वो अब जाकर यहाँ पर आई हैं, लोगों को पता लगी हैं बहुत सारी चीज़ें। टेलीकम्युनिकेशन एक टेक्निक के अंदर है, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजीज़ टेक्निक के अंदर है, फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका बतानी है। डेवलपमेंट जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में कैसे डेवलपमेंट हो सकता है वो बताना है। मानव का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है वो बताना है। देन निष्कर्ष बता देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स की होप्स हो आप लोगों को अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में कोई डाउट नहीं हो। अगर आप लोगों के पास कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे उसके साथ कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।